जय संविधान। देखिए, जैसे आज बड़ा अच्छा दिन है, शुभ दिन है, जी, क्योंकि मेरी 70 साल की उम्र हो गई। ये देखते-देखते, इंतज़ार करते-करते मैंने अपनी जवानी में सन 74-76 में जयप्रकाश का आंदोलन देखा था और बिहार की तरुणाई देखी थी। उसको करवट बदलते देखा था और पूरे हिंदुस्तान की फ़िज़ा को बदलते हुए देखा। मैं ये सोच रहा था कि शायद मेरा बुढ़ापा निकल जाए और मैं वो तेज और वो ओजस्वी अपने युवाओं को न देख पाऊँ। लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी है, जैसे मैंने अपनी जवानी में बिहार के अंदर जयप्रकाश का आंदोलन देखा था, आज मैंने पूरे हिंदुस्तान में 25 करोड़ जो कृषि मज़दूर हैं और सब लोग हैं, वो आज जिस प्रकार से सड़क पे उतरे और जो मज़दूर विरोधी नीति है सरकार की 11 साल से, उसके विरोध में उतरे और विशेष तौर पर बिहार के अंदर, जिसने हमेशा देश को दिशा दी है। हमने देखा राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य, राजेश राम, सब लोग वहां पे, सैनी साहब, सब लोग, मुकेश सैनी, सब लोग वहां इकट्ठा हुए और जिस प्रकार की प्रतिक्रिया और भीड़ दिखाई पड़ी और जो बिहारियों का हमने ओजस्वी प्रभाव देखा जब उन्होंने कहा ये बिहार है और यहां हम ये जो महाराष्ट्र के अंदर किया, हरियाणा के अंदर किया, दिल्ली के अंदर किया, तो मेरे को लगता है कि दिल्ली बैठे हुए चुनाव आयोग के आकाओं को, उनके रिश्तेदारों को आज परेशानी हो रही होगी। मैं बिहार से संपर्क में हूं, सुबह से लोगों से वीडियो मंगा रहा हूं, लोगों से खबर ले रहा हूं और शाकिब साहब से भी मैंने बात की थी। एक कार्यक्रम में भी हम साथ थे और आप मुंगेर में बड़ी सक्रियता से मार्केट पे घूम रहे हैं और बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। तो इसलिए कहा कि मैंने जो देखा वो तो मैंने वीडियो से देखा और मैंने बाकी चैनल से देखा, लेकिन जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन बिहार की मैंने देखा है, करवट बदल रहा है युवा और देश की जनता जो है अचानक जैसे करवट बदलती है और जो जयप्रकाश के नारा हमने सुना था कि सिंहासन काली करोगी जनता आती है, उसी प्रकार का कुछ देख रहा हूं। तो शकील साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बिहार के अंदर आपने क्या देखा, क्योंकि आप वहां बैठे हैं, आप बिल्कुल उस जगह बैठे हैं जहां ये सब हो रहा है। तो जरा मुझे बताइए कि क्या लग रहा है आपको। आपने 74-76 तो नहीं देखा होगा, वो मैंने देखा है, ये आपने देखा है। तो जी। बताइए, आपको बिहार की फिजा में क्या बदलाहट दिख रही है और किस प्रकार का तेज दिख रहा है और भविष्य में किस प्रकार की चीजें आप होती हुई देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर मुझे जोड़ने के लिए इस रिकॉर्डिंग में। सर मैंने 74-77 तो नहीं देखा है, लेकिन मेरी आवाज़ थोड़ा भारी है, तो मैं दर्शकों से भी क्षमा चाहूँगा क्योंकि नारे बहुत लगाए हैं आज, तो इसलिए मैंने 74-77 तो नहीं देखा है, लेकिन हाँ, ये सुना ज़रूर है कि इंदिरा गांधी की सत्ता भी इसी बिहार से गई थी और फिर पुनः उनकी शानदार ऐतिहासिक वापसी भी इसी बिहार से हुई थी बेलछी कांड के बाद, जहाँ इंदिरा गांधी जी हाथी पे चढ़ के बेलछी पहुंची थी। तो वो मिट्टी जो है वो बिहार में, वो मिट्टी अभी बाकी है और आज उस मिट्टी ने एक बार फिर ये साबित किया है कि सत्ता के दमन के खिलाफ वो मिट्टी अभी भी उर्वरक है और अभी भी उसकी फसलें लहलहा सकती हैं। आज बिहार में जिस तरह का वातावरण सर हमने देखा है मैं तो एक राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और ऐसे कई भारत बंद और बिहार बंद में मैं शामिल हुआ हूँ जो सत्ता के दमन के खिलाफ पिछले 10-11 सालों में हुए हैं। लेकिन आज की जो बंदी है सर, उसका सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है वो ये है कि ये स्वतः स्फूर्त बंद है। सुबह से लोग सड़कों पर आ गए थे, 7 बजे, साढ़े 6 बजे से खबरें आनी शुरू हो गई थी। आमतौर पर जो बंदी की कॉल होती है, लोग 9 बजे, साढ़े 9 बजे, 10 बजे सड़कों पे निकलते हैं, फिर 1 घंटे, 1.5 घंटे घूमते हैं, दुकानों को बंद कराते हैं। लेकिन आज जिस तरह का नज़ारा बिहार की सड़कों पर दिखा है, लोग सुबह 6 बजे से, साढ़े 6 बजे से सड़क पर आकर बैठ गए थे। वैशाली की तस्वीर एक हम लोगों ने अभी देखी कि एक वृद्ध व्यक्ति, जो शायद मुझे लगता है कि आपकी जितनी आयु का होगा, वो अपनी भैंसें लेकर के सड़क पर आकर के खड़ा हो गया कि उसे ये पता है कि मेरा नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए। इतनी जागरूकता उस व्यक्ति के अंदर है। और आज जिस तरह का माहौल बना है, मतलब ये जनता के बीच जो मैसेज गया है चुनाव आयोग को लेकर के, कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के एक आउटसाइडर एलाई पार्टनर के तौर पर काम कर रहा है, ये बड़ी बात है। लोगों को ये बात समझ में आ रही है और हम लोग जो आशंका सर जता रहे हैं अब तक इस एसआईआर के
शुरू होने के बाद से हम लोगों ने बार-बार जब भी बात की, हम लोगों ने कहा कि दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों के लिए ये गंभीर सवाल है, उनका नाम कट सकता है, उनके पास दस्तावेज नहीं है, उनके पास कागज़ात नहीं है। लेकिन मैं आपको पूरी ज़िम्मेदारी से सर बता रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा सवर्ण समाज का तबका जो भाजपा का वोटर माना जाता है, वो भी आज सड़कों पर था। उसके युवा भी आज सड़कों पर थे। क्योंकि अब लड़ाई और ये जो संघर्ष है, ये जनता ने खुद सँभाल लिया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इसका नेतृत्व कर सकते हैं, लेकिन लड़ाई और संघर्ष जो है वो जनता कर रही है। और आपने पटना की सड़कों पर देखा, मैं आपको चंपारण की खबर बता रहा हूँ, मुंगेर में तो मैं खुद मौजूद हूँ। लोगों ने अपनी दुकानें बंद रखी, सड़क पर यातायात नहीं, मतलब इक्का-दुक्का गाड़ियाँ दिखी, बाइक्स दिखे। इस बात का हम लोगों ने खास ख्याल रखा कि चिकित्सा सुविधा को जो है बाधित नहीं करेंगे हम लोग। एम्बुलेंस, आपने देखा होगा कई ऐसे वीडियोस आए हैं जहां एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया है। बीच सड़क पर ट्रैक्टर लगा करके गाड़ी खड़ी करके हम लोगों ने ब्लॉकेज किया, लेकिन जब एम्बुलेंस आई तो उस ट्रैक्टर को हटा के, गाड़ियों को हटा के हम लोगों ने एम्बुलेंस को निकाला। और ऐसी वीडियोस कई जगह से आई। ये जरूरी इसलिए था सर कि जो गोदी मीडिया है वो इस फिराक में था कि कहीं से कोई ऐसी खबर आ जाए, कोई एम्बुलेंस रोकने की खबर आ जाए, पुलिस के साथ झड़प की खबर आ जाए, पथराव की खबर आ जाए, कहीं से कोई अप्रिय घटना की खबर आ जाए, कुछ उपद्रवी लोग उसमें शामिल हो जाएं, कोई उपद्रव हो जाए और उसके बाद पूरे बिहार बंद की जो अपार जन समर्थन जो विपक्ष गठबंधन को मिला है, उसको एक नेगेटिव तरीके से पोर्ट्रे कर दिया जाए जनता के बीच में कि देखिए ये उद्दंड लोग हैं। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं सर कि आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े-बड़े नेता जो एयर कंडीशन कमरों में बैठे हुए हैं, उनके भी माथे के पसीने नहीं रुक रहे हैं। मैं अभी मंगल पांडे जी की पोस्ट देख रहा था कि फ्लॉप रहा बिहार बंद, और उसके नीचे जो मैंने कमेंट्स देखे, लोग उनको कह रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं कि पांडे जी एक बार जरा बाहर पटना की सड़कों पे निकल के देखिए और वास्तविकता रियलिस्टिक बनिए। एयर कंडीशन कमरों से आपको बंद दिखाई नहीं देगा। बंद तो गांव में हुआ है, बंद तो कस्बों में हुआ है, बंद तो मुख्यालय, तो प्रमंडल मुख्यालयों में हुआ है। और जो बंद हुआ है, मुझे लगता है कि इस तरह के बंद समर्थन की, मतलब इतना सफल बंद की अपेक्षा शायद विपक्षी गठबंधन को भी नहीं रही होगी। लोगों ने जितना साथ दिया है, क्योंकि लोगों को यह समझ में आ रहा है जनता के सवालों के साथ विपक्ष खड़ा है। ये आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। एक व्यक्ति जो अभी कुछ दिन पहले बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा था, उसको लेकर के लोग कागजात के लिए लोग जो है कार्यालयों के चक्कर लगा रहे थे। अब फिर एक नई, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। आप फरवरी के महीने में फाइनल मतदाता लिस्ट प्रकाशित कर चुके हैं। आपने 29 अक्टूबर से लेकर 6 जनवरी तक 3-3.5 महीनों में एसएसआर समरी, स्पेशल समरी रिव्यू ये कर चुके हैं आप। स्क्रूटनी आप कर चुके हैं। जो मृत लोग हैं उनके नाम काटे जा चुके हैं, जो नए मतदाता हैं उनके नाम जोड़े जा चुके हैं। और आपने फरवरी के महीने में जो है मतदाता सूची प्रकाशित कर दी है कि उसी मतदाता सूची के आधार पर बिहार के विधानसभा चुनाव होंगे। और उसके बाद एकदम से आप 2 महीने में जो है आप लेकर के आ जाते हैं कि इंटेंसिव रिव्यू होगा। और उसके पक्ष में ये भौती दलील दे रहे हैं कि 2013 में भी हुआ था और ऐसे हुआ था। 2013 में जब हुआ था तो उसमें 1.5-2 साल का समय लगा था। 2003 में, माफ कीजिए सर, 2003 में 1.5-2 साल का समय लगा था सर। और क्या यही डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे जो आज चुनाव आयोग मांग रहा है? चुनाव आयोग जाति प्रमाण पत्र मांग रहा है। एक सेकंड, एक चीज मुझे ये बताइए, मुझे तो यहाँ बैठ के इतना ज्यादा हास्यास्पद लग रहा है, मजाक लग रहा है। मैंने बिहार में देखा कि लोग जाके वहां पे कंप्यूटर सेंटर में जा रहे हैं और अपना जन्म प्रमाण पत्र और जन्म तिथि निकलवा रहे हैं। वो आधार से ही निकाल के दी जा रही हैं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जब अगर मान लीजिए मैं अपना जन्म प्रमाण पत्र लूं और पता चले विकासनगर देहरादून का है और वो मेरे आधार के वजह से पता चल रहा है, तो भैया आधार कार्ड को क्यों इन्होंने आधार बनाया? ये आधार कार्ड को निकालना, क्योंकि 98% लोगों के पास आधार है, सारी समस्याओं का समाधान हो गया होता। ये असल में इतनी मूर्खतापूर्ण निर्णय चुनाव आयोग ने क्यों लिया? क्या इन्होंने अपने विवेक का उपयोग नहीं किया या जो मोदी जी ने कहा वो इन्होंने कर दिया? सर, ज्ञानेश कुमार जी अमित शाह के खासम खास आदमी रहे हैं, सब लोग जानते हैं। सहकारिता विभाग में भी वो अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे, गृह मंत्रालय में भी
और सबसे पहले आप देखिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त की जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे पहले उसको इनएक्टिव किया इन्होंने, उसमें से सीजेआई को बाहर निकाला और उसके बाद एक कैबिनेट मंत्री को डाला ताकि 2-1 का बहुमत रहे, वो लेकर के आए, उसके बाद अपनी मनमानी शुरू की। नहीं, शकील और साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ, मान लीजिए आप जी चुनाव सर, आयुक्त बन गए होते, मान लीजिए अमित जी, शाह के आप बहुत खास आदमी होते और चुनाव आयुक्त बन गए होते, लेकिन आप आईएएस अफसर रहे हैं, 40 साल नौकरी की है, चुनाव आयुक्त बने हैं, तो आपको ये तो अभिज्ञान होगा कि जिस डॉक्यूमेंट के आधार पे आपने कहा था कि यूनिक आइडेंटिटी कार्ड है, एक परिचय पत्र होगा, आपकी आइडेंटिटी होगी, और उसको आप इतने साल के बाद उससे इनकार कर रहे हैं, उसी से आधार मान के लोग अपनी जन्म तिथि और प्लेस ऑफ बर्थ को सर्टिफाई करवा रहे हैं। तो ये क्या एक आईएएस ऑफिसर, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर जो मुख्य चुनाव आयुक्त बना है, इतना भी विवेक का उसने उपयोग नहीं किया, इतना ज्यादा हास्यास्पद स्थिति कैसे बना दी? माने ठीक है, आप अमित शाह के क्लोज हैं, आप भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, आप दलित और आदिवासी और ओबीसी और अति पिछड़ों को वोटर लिस्ट से निकालना चाहते हैं केवल अमीर लोग वोट दें, ये बात समझ में आती है, लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल कि बिहार के लोग इतने ज्यादा जानकार हैं, वो ये सारा हिंदुस्तान क्या वर्ल्ड में मजाक बन रहा है कि जिस आधार से सूचना निकाल के लोग सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं, उस आधार को ही आधार नहीं मान रहे हैं। ये क्या मजाक बना दिया इन लोगों ने? सर ये दरअसल देखिए गरीब जनता को प्रताड़ित करने का एक तरीका है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं सर, उन 11 डॉक्यूमेंट्स में से वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स में से अधिकांश डॉक्यूमेंट्स जो है वो आधार से लिंक्ड हैं। पासपोर्ट हमने बनवाया, आपने पासपोर्ट का मान्य किया, उसमें आधार चाहिए। आप अभी स्कूल में एडमिशन लेने जाए, 12th की मार्कशीट निकाले, 10th की मार्कशीट निकाले, कहेंगे आधार कार्ड की कॉपी लगाओ। अभी ये हो गया है सर कि आप मोटर व्हीकल की का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेने जब आप जाएंगे, चाहे वो 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, मैं अभी आपको बता रहा हूं कि वो 4 व्हीलर या 2 व्हीलर जिस व्यक्ति के नाम पर है, उस व्यक्ति के आधार कार्ड से उस व्हीकल का नंबर लिंक्ड होना चाहिए, तभी आपका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनेगा। ये स्थिति है सर। पासपोर्ट आप आधार से बनवा रहे हैं, जाति प्रमाण पत्र के लिए आपको आधार देना होगा, आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आपको आधार देना होगा। जो तमाम दस्तावेज आपने मान्य किए हैं वो बन रहे हैं आधार की बुनियाद पर, और आपने आधार को निराधार कर दिया है। और कभी आप खुद आधार को इतना मैंडेटरी कर देते हैं कि अगर आपने बैंक अकाउंट में आधार नहीं लिंक कराया तो अकाउंट बंद हो जाएगा। आपके पास आधार नहीं है तो आप कोविड की वैक्सीन नहीं ले सकते हैं। आपके पास आधार नहीं है तो डीलर आपको 5 किलो राशन पे जो मोदी जी ने जिंदा रखा है 80 करोड़ लोगों को, उसको राशन नहीं मिलेगा। अखिल सर, मैं कह रहा हूं झारखंड की एक घटना है, और जब भी मैं उसको याद करता हूं, बतौर इंसान, बतौर भारतीय नागरिक, बतौर भारतीय इंसान, मैं हिंदू और मुसलमान के नजरिए से इसको नहीं देखता हूं, मैं मानवीयता के मूल्यों पर इसको परखता हूं सर। कि एक मासूम बच्ची संतोषी, जिसका चेहरा मुझे याद आता है तो मेरी आंखें भीग जाती हैं, 8 साल की एक मासूम बच्ची 4 दिन भूख से तड़प के मर गई। वो समाज भी जिम्मेदार है क्या? उस समाज के पास, जिस समाज में वो रह रही थी, एक प्लेट चावल नहीं था उस बच्ची के लिए। कोई अपने घर से उस बच्ची को एक प्लेट चावल दे देता, और डीलर ने उसको राशन इसलिए नहीं दिया, उसके घर अनाज इसलिए नहीं था कि उसका राशन कार्ड उसकी मां के आधार कार्ड से लिंक नहीं था। तो कभी आपने आधार कार्ड को इतना मैंडेटरी किया कि एक मासूम बच्ची 8 साल की भूख से दम तोड़ गई, जिसको मैं भारतीय समाज पे कलंक मानता हूं बतौर मनुष्य, और आप कभी आधार को कह रहे हैं कि हम आपकी नागरिकता नहीं मानेंगे। ये कितना विरोधाभास है। अच्छा शकीब साहब, एक चीज और बताइए, अगर जी मान सर। लीजिए जो हम लोग गणना कर रहे हैं करीब 1.5 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनको नागरिक उनको वोटर आईडी कार्ड नहीं मिलेगा, और वोटर आईडी कार्ड न मिलने का एकमात्र कारण यह हो सकता है कि आप भारतीय नागरिक नहीं है, तो इन 1.5 करोड़ लोगों को क्या समुद्र में फेंका जाएगा? इनके साथ क्या किया जाएगा, या इनको जेल भेजा जाएगा? ये इन 1.5 करोड़ लोग जिनको वोटर आईडी नहीं मिलेगी और नागरिकता सिद्ध नहीं होगी, इनके साथ क्या व्यवहार होने की संभावना है? सर कॉल कट गई इनकी। शकीब साहब, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे हम लोग गणना कर रहे हैं करीब 1.5 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो कि बिहार से बाहर जाके नौकरी करने आए हैं, और उनका नाम कट जाएगा क्योंकि वो नहीं कर पाएंगे, उनका इसका मैंने वोटर आईडी कार्ड नहीं होगा। वोटर आईडी कार्ड इसलिए नहीं होगा क्योंकि उनकी नागरिकता सिद्ध नहीं होगी। तो क्या इन लोगों को समुद्र में फेंक दिया जाएगा? इनको कहां फेंका जाएगा, या इनको जेल के अंदर डाला जाएगा? ये खतरा केवल आपका वोटर आईडी कार्ड से नंबर निकलने का नहीं है, और केवल 5 किलो राशन कार्ड से बाहर निकलने का नहीं है।
इनके साथ व्यवहार क्या होगा? क्या इनको जेलों में ठूसेगी चुनाव आयोग? क्या चुनाव आयोग के पास ये अधिकार है किसी की नागरिकता को सिद्ध करे? सर देखिए, ये लोग जिस विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, वहां हिटलर को आइडियलाइज किया जाता है सर। और हिटलर का जो है जो जो हिटलर की जो नीति रही है वो गैस चैम्बर की नीति रही है सर, वो एथनिक क्लिनजिंग की नीति रही है सर। ये आने वाले दिनों में अगर इस उपद्रव को, और सत्ता का जो उपद्रव है और सत्ता का जो दमन है, अगर भारत की जनता ने इसको नहीं रोका, जाति धर्म क्षेत्रीयता के बंधनों से ऊपर उठ करके, तो 10-20 सालों में हम किसी गैस चैम्बर में होंगे तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा सर। नहीं शकेत साहब, इसमें एक प्रश्न और है, बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा है। कल मैं न्यूज 24 का राजीव रंजन सिंह का प्रोग्राम देख रहा था, उसमें उन्होंने दिखाया कि कुछ मुसलमान ऐसे आपके ऐसे मिले, ज्यादातर मुसलमान ऐसे मिले, उन्होंने पासपोर्ट बनवा रखा है। और बल्कि एक वो बता रहे थे 70 साल का आदमी मिला जिसने 11 के 11 डॉक्यूमेंट्स उसके पास थे। क्योंकि देखिए मुसलमानों को ये अंदेशा था कि ऐसा हो सकता है, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट पक्के रखे हैं, पासपोर्ट तो बना ही रखा है। असली जो लोग फंस रहे हैं वो फंस रहे हैं दलित, अति पिछड़े और ओबीसीज। और ये इसमें आपने जैसे पिछले कार्यक्रम में भी कहा था, माझी समाज जो इनका अपना मुसहर समाज है और पासवान समाज है, इसके लोग ज्यादा कटेंगे। तो मुसलमान तो रह जाएंगे और हिंदू, ये जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ये वो बन जाएंगे रोहिंग्या। तो ये इस प्रकार का मतलब, इसका माने क्या दलित और ओबीसीज को इस प्रकार से देश की संख्या से, जनसंख्या से बाहर किया जाएगा? केवल सवर्ण रह जाएंगे क्या इस देश के अंदर अब? सर बिहार में लगभग 28 लाख लोगों के पास पासपोर्ट है, महज 28 लाख लोगों के पास, और उन 28 लाख लोगों में मेरा भी नाम दर्ज है। मैं ये बता रहा हूं क्योंकि देखिए सर, ये एनआरसी सीए वाला जो ये लेकर के आए थे कोविड से पहले, उस वक्त मुसलमानों के अंदर में जो भाव पैदा हुआ था और मुसलमानों ने अपने कागजात ठीक ठाक कराने शुरू कर दिए थे। जन्म प्रमाण पत्र भी बनवाए, आवासीय भी बनवा, मैंने डोमिसाइल भी बनवा रखा है अपना, मेरे पास पासपोर्ट भी है, डॉक्यूमेंट सर मेरे पास है। मैं बतौर मुसलमान अगर आप मुझे देखेंगे, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन मैं खड़ा हूं उन महादलितों के लिए, मैं खड़ा हूं उन अति पिछड़ों के लिए जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। और ये मेरी जिम्मेदारी है सर, बतौर भारतीय नागरिक ये मेरी जिम्मेदारी है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं सारे डॉक्यूमेंट कल के कल बीएलओ को देकर के पूरा परिवार छुटकारा पा सकता है। लेकिन मुझे चिंता उनकी है, मांझी जी को चिंता नहीं है, क्योंकि मांझी जी को मंत्रालय मिला हुआ है और मांझी जी को एश्योर किया गया होगा कि जो ईआरओ फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित करेगा उसमें जीतन राम मांझी जी का नाम रहेगा। आप शांत बैठिए। चिराग पासवान का नाम रहेगा, आप शांत बैठिए। अरे एक खबर शकेत साहब और उड़ रही है कि ये जो रिटर्निंग ऑफिसर बनाए गए हैं, ये भी आरएसएस के चुने हुए लोग बनाए गए हैं और उनको डिस्क्रिप्शन दे दिया जिसका नाम चाहिए जोड़िए निकाल दीजिए। तो क्या आरएसएस के हाथ में चला गया है क्या पूरा खेल? सर पूरी ब्यूरोक्रेसी में संघ के लोग भरे हुए हैं और ये ईआरओ के अंतिम विवेक पर छोड़ दिया है चुनाव आयोग ने। ईआरओ फाइनल ड्राफ्ट के बाद ईआरओ चेक करेंगे और ईआरओ सत्यापित करेंगे। वो चाहे फील्ड में जाके सत्यापित करें या फोन पे बैठ के सत्यापित कर लें या सेवा शुल्क लेके सत्यापित कर लें, सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। तो एक व्यक्ति जो एसडीएम लेवल का अधिकारी है आपकी नागरिकता तय कर देगा, जो चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। भाई नागरिकता तय करने का अधिकार रजिस्ट्रार जनरल को है, गृह मंत्रालय को है। आप अपनी सीमा से बाहर जा रहे हैं ना। कल को सीएजी, देश का सीएजी कहेगा कि हम यूपीएससी की परीक्षा कंडक्ट कराएंगे और यूपीएससी कहेगा कि हम देश की विदेश नीति बनाएंगे। ये मतलब अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात चल रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है सर कि आप तो वरिष्ठ हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, आपको तो याद होगा 1995 में जो उड़ीसा और बिहार में हुआ था, जो रामदेव भंडारी वर्सेस चुनाव आयोग का केस है, किस तरह से उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। मतदाता फोटो पहचान पत्र को अनिवार्य करने के लिए जब टीएन सेशन चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, तो मुझे लगता है कि बिहार में फिर वही फैसला कल चुनाव आयोग दोहराने जा रहा है। और मेरी पूरी मुझे पूरी इस बात की उम्मीद है कि चुनाव आयोग बिहार की जनता की जो कामना है या उसको ध्यान में रखते हुए कल एक अच्छा फैसला देश के लोकतंत्र के हित में देगा, चाहे इस पर स्टे लगा दे या जो भी कर दे। कोर्ट से बहुत उम्मीदें हैं और अंतिम उपाय, अंतिम उम्मीद हमारे आप जैसे लोगों की अब
न्यायालय से ही टिकी हुई है, क्योंकि बाकी तमाम अच्छा, संस्थान। मान लीजिए शकीब साहब, ये मान लीजिए एक इमेजिनेशन, सुप्रीम कोर्ट स्टे नहीं करता, तो क्या चुनाव आयोग में इतनी हिम्मत होगी कि बिहार के अंदर के आक्रोश को देखते हुए भी इसको आगे ले जाए और इस आंदोलन को पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व के अंदर जो भारत की छवि है उसको खराब होते हुए देखे? क्या चुनाव आयोग ये हिम्मत करेगा क्या? सर, चुनाव आयोग को चूंकि सत्ता का संरक्षण प्राप्त होगा तो वो कुछ भी कर सकता है। चुनाव आयोग अब निष्पक्ष कहां रह गया है सर? चुनाव आयोग को अगर ऐसे ही करना होगा तो वो करेगा। आरएसएस की अगर मंशा यही है कि 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाए और उसके बाद पूरे देश में एक अराजकता का वातावरण पैदा कर दिया जाए, तो वो करेगा। लेकिन नहीं, लेकिन बिहार की बांग्लादेश के जनता इसको अंदर, कैसे रिसीव करेगी? बांग्लादेश के बिहार, अंदर आपने देखा होगा कि पुराने मुख्य चुनाव आयुक्त को जनता ने कैसे घेरा था। आपने ये बिल्कुल भी देखा बिल्कुल। होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो चुनाव आयुक्त थे वो थाने में जाके उन्होंने सरेंडर किया था और कहा था मुझे फांसी पे चढ़ा दो गलत का। तो इसका मतलब देखिए, कोई भी सर, सरकारी अधिकारी है, देखिए डर तो लगता है उसको। बांग्लादेश के चुनाव आयुक्त को लोगों ने चप्पलों से पीट दिया सर। ये अभी तो की क्या घटना है। डर नहीं जी, लगता होगा जनता के आक्रोश को देखते हुए? एक और महत्वपूर्ण बात है सर, मैं आपको बता रहा हूं। अशोक लवासा का नाम आपको याद होगा, चुनाव जी हाँ, आयुक्त जी हुआ हाँ, करते थे और जी हाँ। अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में उनका नाम था कि वही अगले मुख्य चुनाव आयुक्त हो सकते हैं। और उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, वीआरएस ले लिया। और अभी उनका बयान आया है एसआईआर के ऊपर में। उन्होंने आपत्ति जाहिर की है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये इम्प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है। तो ऑनेस्ट मुझे इस ऑफिसर थे, बात की पूरी ऑनेस्ट उम्मीद ऑफिसर। है कि मुझे उस बात की पूरी उम्मीद है कि लवासा साहब ने जरूर चुनाव आयोग के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा देखा होगा जिससे उनको ये लगा होगा कि चुनाव आयोग जनता के प्रति जवाब दे और लोकतंत्र के प्रति निष्ठावान होने के बजाय किसी और के प्रति निष्ठावान और जवाबदेह बनता जा रहा है। और यही कारण रहा होगा कि उन्होंने जो है अपने जमीर की, अपने अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए रिटायरमेंट ले लिया पहले, जबकि वो मुख्य चुनाव आयुक्त बन सकते थे। उनके मुख्य चुनाव आयुक्त बनने की संभावना थी। जहां लोग रिटायरमेंट के बाद की प्लानिंग करके रखते हैं कि हमको गवर्नर बनना है, हमको कहीं का डायरेक्टर बनना है, किसी आयोग का सदस्य बनना है, वहां एक व्यक्ति के लिए जो दरवाजे खुले हुए थे, उसने अपनी जमीर की आवाज सुनी और बाहर निकल गए उससे। नहीं नहीं शकीब साहब, उसमें समस्या दूसरी थी। उनके पत्नी के ऊपर सीबीआई ईडी रेड होने लगी थी, उन पे होने लगी थी। कारण ये था, उन्होंने एक जो इच्छा व्यक्त की गई थी सरकार की तरफ से, उसमें आपत्ति जाहिर कर दी थी। तो मैं वही उनपे कह रहा भी हूं इतना सर। दबाव था कि वो भी कहीं जीप पलट जाती या जस्टिस लोया बन जाते, वो एक अलग स्थिति थी। अच्छा, सर एक चीज और बता दीजिए, एक चीज जी, शकीब साहब और बताइए। मैंने जो देखा आज की तारीख में, देखिए मेरे हिसाब से बिहार के अंदर जो जन समर्थन है वो आरजेडी के पास है सबसे ज्यादा। माने अगर 10 का समर्थन आरजेडी के पास है तो 2 का समर्थन कांग्रेस के पास है, 2 का समर्थन सीपीआई सीपीएम एमएल के पास है, जो अभी तक अंदाजा था। लेकिन जी, आज जिस प्रकार का जन समर्थन मैंने सड़क पे देखा, आरजेडी के लोग तो पूरी तरह से लगे हुए थे लाखों की संख्या में, लेकिन कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार का उत्साह था, उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह था, वो मेरे भी लिए भी अप्रत्याशित था। तो क्या आपने सड़क में देखा कांग्रेस के अंदर जो पुनर्जागरण हुआ है, जैसे उस जी, जमाने में जनता पार्टी के लिए हुआ था, वो मुझे जी, चकित कर रहा था। बिल्कुल सर। मैं हम लोग तो 90s के बाद वाले होश में आए हैं, मतलब जब से हम लोगों को याद है। मैंने पिछले 3 दशकों में, और मैं बहुत अर्ली एज से राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता रहा हूँ, मेरी रुचि रही है इसी में। तो मैं देखता रहा हूँ पिछले 3 दशकों में या ढाई दशकों में, जब से मुझे याद है, मैंने कभी कांग्रेस को इतना एक्टिव बिहार में नहीं देखा है जितना जनवरी 2025 की शुरुआती महीनों से मैंने देखना शुरू किया, जब से राजेश राम जी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए और नई टीम आई है। अल्लावरू साहब आए हैं, कन्हैया कुमार को लाया गया है और वो तमाम लोग, और राहुल गांधी जी का हर महीने एक ना एक दौरा, चाहे वो वजह कोई भी हो, लेकिन एक दौरा राहुल गांधी जी का पटना में, बिहार की धरती पर। वो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता जो निष्क्रिय लग रहे थे, जिन्होंने झंडे रख दिए थे, आप जैसे एज ग्रुप के भी लोग, जो पुराने लोग थे, जो नाउमीद हो गए थे, वो भी अब कुर्ता वुर्ता अपना उन्होंने धो के, कलफ उलफ दे के, झाड़ के निकाल लिया और पहन के वो नहीं सड़कों नहीं, पे। देखिए हम लोग पुराने लोग नहीं हैं। आपको याद नहीं होगा, अपने पिताजी से पूछिएगा। जी, जयप्रकाश से एक बार किसी ने पूछा था कि आप 76 साल के हैं, आप युवा किसको मानते हैं? उन्होंने कहा 76 साल से नीचे के सारे लोगों को मैं युवा मानता हूं, मैं अभी केवल 73 का हूं, 3 साल बाकी है। सर, मैं युवा हूँ आपके लिए सर। लेकिन अभी मैं भी युवा हूं, जी, 73 बिल्कुल साल तक। बिल्कुल सर। जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, और कोई सवाल?
चलिए, बड़ा ये पता नहीं, अब तो चलते ही रहेंगे, पूछते रहेंगे कि बिहार बिल्कुल, हम लोगों को जरूर सारा आप डेमोक्रेसी को बचाने का, संविधान को बचाने का अब पूरा दारोमदार बिहार के ऊपर है और मुझे हम आशा लोग है कि बिहार की जनता ये करेगी। अब देखते हैं, तो सर आपके साथ संपर्क रहेगा, मिलेंगे, बात करते रहेंगे। आप जैसे लोग हमारी आवाज अपने प्लेटफॉर्म्स पे देश की जनता तक पहुंचाते रहिए और देश की जनता को हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि बिहार एक नया इतिहास लिखेगा। इस देश की राजनीति का परिवर्तन दोबारा फिर इसी बिहार से शुरू होने जा रहा है और इसी साल शुरू होने जा रहा है। जी चलिए सर, शकीब साहब, जय बहुत संविधान, शुक्रिया जय सर। संविधान, जय संविधान, जय जय संविधान, संविधान। जय संविधान।